नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा और आज हमारी टीम आ पहुंची है हरियाणा के रेवाड़ी जिले के झाबुआ गांव में। तो यहां पर चौपाल लग चुकी है और यहां पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। किसान आय को बढ़ाने के लिए स्थान विशिष्ट एकीकृत कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। संयुक्त कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर अधिक उत्पादकता को सतत लाभकारी और जलवायु प्रत्यास्थ बनाने के प्रयास जारी हैं। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और मृदा नमी के संरक्षण उपायों को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। मृदा उर्वरता एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रबंधन उपाय किसानों को बताए जा रहे हैं। मृदा परीक्षण के आधार पर समुचित उर्वरक प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन किए जाने पर बल दिया जा रहा है। प्रति बूंद अधिक फसल के लक्ष्य को पाने हेतु कुशल जल प्रबंधन तकनीकी की जानकारी किसानों को दी जा रही है। जल संसाधनों के उचित प्रबंधन और उपयोग से किसानों की क्षमता बढ़ाने का सरकारी प्रयास किया जा रहा है। वर्षा सिंचित कृषि की उत्पादकता सुधारने हेतु राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के बाद चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे किसान हमारे चौपाल पर आ चुके हैं, साथ ही विशेषज्ञ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए आपका परिचय हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर फूलकंवर हुड्डा जी, जो कि खंड कृषि अधिकारी बावल हैं, और इसके साथ ही डॉक्टर जोगेंद्र सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ संयोजक कृषि विज्ञान केंद्र बावल। साथ ही सत्यवान सिंह जी हमारे साथ हैं, कृषि विकास अधिकारी झाबुआ, और डॉक्टर रवि प्रकाश हैं, कृषि विकास अधिकारी बावल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस चौपाल की हम शुरुआत करेंगे। आज इस कार्यक्रम में हम खास तौर पर राष्ट्रीय कृषि सतत विकास मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी स्कीमें चली हुई हैं जो किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए प्रयासरत है जी। उसमें जो ना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राष्ट्रीय इसके तहत है, और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आत्मा स्कीम है, ये महकमे की कई स्कीमें ऐसी चल रही हैं। इम्प्लीमेंट्स पर सब्सिडी है जी, उसके तहत जो है ना किसानों को जो ना अनुदान पर ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप पे, मैनुअल स्प्रे पंप पे, जीरो टिल मशीन, रूटावेटर, इन पर जो है किसानों को 40% सब्सिडी पर, जनरल स्कीम के लिए जो एससी कैटेगरी के फार्मर हैं उनके लिए जो है 50% और ओमेन के लिए 50% सब्सिडी पर ये जो है ना इम्प्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें या किसानों के खर्चे कैसे घटें, या विभिन्न नई फसलें हम इंट्रोड्यूस करें वहाँ जो ज़्यादा आमदनी दे सकती हो, और साल भर मल्टीपल क्रॉपिंग की भी बात करते हैं ताकि ऐसी कृषि प्रणाली बने कि किसानों के खर्चे कम हो और उत्पादन ज़्यादा हो, गुणवत्ता उनकी बढ़े, महंगे भाव पे वो बिके और उसको मार्केट उपलब्ध हो। इन सभी के ऊपर प्रशिक्षण शिविर है, बहुत आयत में किए जा रहे हैं। हम जो है उसकी फसल भूमि की उपजाऊपन कैसे बढ़े, जो हमारा पराली को जलाते थे उस पे बहुत काम किया है। अब उसकी पराली भी किसानों की खरीदने लग गए और उससे दूसरी चीज़ें बना करके और दोबारा उसको खाद में कन्वर्ट करके ताकि वो वापस भूमि में जाए, उसकी पैदावार बढ़े। हमारा ये कहना है कि दोगुना किसान को करने के लिए सरकार ने थोड़ा और कदम उठाना पड़ेगा। जैसे बहुत अच्छा है प्रधानमंत्री जी ने जो 500 रुपये किसान के किए हैं, ये कम है। किसान की बहुत ज़्यादा लागत है और किसान के रेट थोड़ा बढ़ने चाहिए। जो कृषि का जो है सरसों है, गेहूं है, किसान के बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते जब किसान गेहूं 4-5 महीने में तैयार करता है। सरकार ने जो स्कीम मृदा स्वास्थ्य की चालू की है उससे हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है, और जो दूसरे इम्प्लीमेंट वगैरह या जीवन ये बीमा चल रहा है, फसल बीमा योजना, उसका भी फ़ायदा मिल रहा है इसे पूरा। पहले जो किसान अंधाधुंध खाद उपयोग करता था, किसान को यही नहीं पता था कि मेरे खेत में किस चीज़ की कमी है, कौन सा खाद डालना है। तो एक पारंपरिक खेती हो रही थी, तो उसके लिए हमने एक सॉइल हेल्थ कार्ड जो हमारी स्कीम चली हुई है हमारे विभाग में, उसमें हर गांव में हम लोग लगभग हर किसान को कवर कर रहे हैं ताकि सबके पास एक स्वास्थ्य कार्ड हो जिससे उसको पता हो कि उसको उसके खेत में किस खाद की कमी है और उसे कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालना चाहिए। जो पहले हमारी देसी किस्में थी उनकी उत्पादन क्षमता कम थी, लेकिन जैसे जैसे
पॉपुलेशन बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, तो हमें ज़्यादा पैदावार की ज़रूरत थी, जिसको पूरा किया है संकर किस्मों ने। संकर किस्मों का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उत्पादन क्षमता बहुत है, हालांकि उसको पोषक तत्व भी ज़्यादा चाहिए, न्यूट्रिएंट्स उसको ज़्यादा चाहिए। उसके लिए हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का अडोप्शन करते हैं, ताकि सारा जो रासायनिक खाद है उस पर हम निर्भर ना रहें। हरी खाद को बढ़ावा देना है, वर्मी कंपोस्ट को देना है, कंपोस्ट खाद जो गोबर की खाद है उसको बढ़ावा देना है, ताकि रासायनिक खाद पे निर्भरता कम हो, गुणवत्ता भी अच्छी रहे और पैदावार भी अच्छा रहे। दूसरा है कि सभी तरह से किसान अपना आमदनी बढ़ाने के लिए खर्चे नियंत्रित रखें। अब जैसी बात हो रही थी कि सॉइल हेल्थ कार्ड, उसका बहुत योगदान है। संतुलित पोषक तत्व बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पोषक तत्व की कमी रहे या दूसरे की अधिकता हो जाए तो वो उत्पादन क्षमता को बिगाड़ देता है, उससे हानिकारक दुष्प्रभाव होते हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए। सॉइल हेल्थ से आपको पता लगेगा कि किस पोषक तत्व में ये हमारी भूमि कमी है और किस में हमारे जो पर्याप्त है, तो हम ज़रूरत के अनुसार पोषक तत्व देंगे तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और फ़ायदा भी बढ़ेगा, खर्चे कम होंगे। अभी नई फसलों की बात थी, तो उसमें हम विभिन्न नई फसलें जो हमने यहाँ पे ट्राई की है, तो अरंड की एक फसल जो पूरे भारत में बहुत अच्छी होती है, हमारे दक्षिण पश्चिम हरियाणा में बहुत अच्छी निकली है और उससे मृदा स्वास्थ्य भी बढ़ रहा है। उससे ज़मीन में जो वायु का और जल का जो मूवमेंट है, प्रवाह है, वो बढ़िया होता है, जिससे कि फसल उत्पादन बढ़ता है। ग्रामीण जो अपना कर रहे हैं, खास करके डेयरी उत्पाद दूध का कर रहे हैं, गाय बांध रहे हैं और भैंसों का भी, खास करके गायों की डेयरी काफ़ी हो रही है गाँव के अंदर। अपने कृषि इस काम पर ज़्यादा जोर दे रहा है और फसल का भी जो ऐसा है, नया बीज लेकर के काफ़ी फसल उपज करके काफ़ी मेहनत से, गेहूँ है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अरंडी है और सरसों है, हमारे जैसे कपास भी बढ़ने लगी। पहले कहीं हिसार साइड में कपास होती थी जो आज यहाँ बोने लगे हैं लोग, और सब्जियां भी बो रहे हैं। तो किसान अपनी फसल अपने हिसाब से ये बता रहा है। सरकार की तरफ से तो कभी किसान को पूरा आज तक बीज भी नहीं मिला है। जितना बीज सरकार ने आज 1000 करोड़ ग्रांट आवंटित कर दिया कृषि क्षेत्र पे, कोई भी एक भी सरकारी बीज आज, अगर प्राइवेट बीज जितना भी पाइनर की सिरसू है, पाइनर का बाजरा है, ये सब प्राइवेट से किसान ले लेके कमर टूट चुकी किसान की। कुछ किसान भाई हमारे हैं जो समय पे ही विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया हुआ बीज या सरकारी संस्थाओं का बीज लेकर के और उसकी उतनी ही देख रेख, उतने ही उपजाऊ खेत में करते हैं, तो उनकी उतनी ही उत्पादन क्षमता आती है जिस तरह की दूसरे की आती है। थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन गुणवत्ता, सरकारी जो बीज होते हैं उसकी गुणवत्ता में कभी भी कोई कमी नहीं होती है। ये थोड़ा सा मैं ठीक करना चाहूँगा इस बात को। और यदि उत्तम बीज लेकर के और उन्नत तकनीक, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो अगर अपनाई जाए, सभी तरह बिजाई का समय, लाइन से लाइन की दूरी, खरपतवार नियंत्रण, खाद प्रबंधन, सिंचाई प्रबंध, जितना ज़रूरत है उतना दें, कई बार बहुत कम या ज़्यादा रह जाता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो शर्तिया तौर पे पैदावार भी बढ़ेगी, खर्चे कम होंगे, आमदनी बढ़ेगी। जैसा कि मैंने बताया, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, हम पहले जब स्कीम चली थी तो उस वक्त एक मुश्तिल पे यानी कि 25 किले के ऊपर सिर्फ 1 एकड़ को, 4 एकड़ को हमने कवर किया था, जिस वजह से हर किसान और हर खेत कवर नहीं हो पाया था। अगर मान लो किसी किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो हो सकता है उसका 1 एकड़ या आधा एकड़ ही जिसका कार्ड बन के आया हो, और झाबुआ गाँव में मेरे ख्याल से 300 से ज़्यादा कार्ड बट चुके हैं। अब जो आदर्श ग्राम विकास के तहत जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, क्या आपको लगता है इससे हर किसान के हाथ में ये कार्ड आ जाएगा? और जब आ जाएगा तो हम जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में खास तौर पर कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि उनके हाथ में ये कार्ड होगा और किस तरह से उसका लाभ उठा सकते हैं? पहली बात ये है कि हमने जो पिछले लास्ट ईयर में जितने भी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उनमें जैसे डॉक्टर सतवान ने बताया है आपको कि उसमें 25 एकड़ में से 4 सैंपल लिए गए थे, यानी कि 4 एकड़ कवर हुआ है उसमें। तो उस 4 एकड़ से हमने उन 25 एकड़ का भी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है।
तो 300 कार्ड जो हुए हैं वो इसी उस पे हुए हैं कि भाई एक मुश्किल से 4 सैंपल लिए गए हैं और उन 4 सैंपल से सभी के जो उन 4 सैंपल की रिपोर्ट आई है उसी हिसाब से उन 25 एकड़ की रिपोर्ट है। हमको जी मृदा स्वास्थ्य कार्ड गाँव में मिले थे जी, और लोगों ने मतलब उनको ध्यान ही नहीं दिया जी। एक्चुअल में बताया भी था पर लोग ध्यान नहीं दे रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जी कि अपनी जाके टेस्टिंग कराते हैं जी। तो जाना हमने कि किस तरह से झाबुआ गांव में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है और जिन किसानों के पास ये कार्ड उपलब्ध है उन्होंने इसका लाभ भी उठाया है, लेकिन कई ऐसे किसान हैं जो अब तक इसकी जानकारी को अपने खेतों तक नहीं ला पा रहे हैं। तो ऐसे में वो किस तरह से इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और अपनी खेती को उन्नत बना सकते हैं, इस पर भी चौपाल चर्चा में हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आज हम मौजूद है हरियाणा के झाबुआ गांव में। तो बातचीत का जो सिलसिला है उसे हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को सफल बनाने हेतु नवीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को संकर किस्मों के बीज प्रयोग करने होंगे। उन्नत और विकसित प्रौद्योगिकी से खेती कर किसान अधिक लाभ पा सकते हैं। प्रौद्योगिकी किसान खर्च को कम करने में सहायक है। उन्नत प्रौद्योगिकी से तुरंत खेत को बुआई के लिए तैयार किया जा सकता है। पानी बचाव के लिए बांध निर्माण और स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। गोबर गैस संयंत्र भी किसान खर्च को कम करने और आय वृद्धि में सहायक है। इस चौपाल चर्चा में बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जो किसान हैं उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और खेती की उन्नत तकनीकों को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। यंत्रों की बहुत बड़ी भूमिका है कृषि में कि विभिन्न तरह की जो मशीनें हैं बिजाई संबंधित, जैसे जीरो टिल मशीन है, बेड प्लांटर है, रोटावेटर है, जिनको हम आवश्यकता के अनुसार उपयोग में ला सकते हैं। जहाँ रोटावेटर की ज़रूरत है, घास अगर ज़्यादा हो गई है, खरपतवार ज़्यादा हो गई है और कई साल तक उसमें गहरी जुताई नहीं हुई है, तो वहाँ रोटावेटर यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा हमारी जीरो टिल को भी हम बढ़ा रहे हैं। तो जीरो टिल में उससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। अगर हम साल दर साल लेते हैं 3-4 साल तक लगातार, उसमें रेजिड्यू भी थोड़ा छोड़ते हैं। जैसे धान और गेहूं प्रणाली में ये बहुत सक्सेसफुल हुई है। सत्यवान जी, ऐसे में जानना चाहेंगे कि बड़े यंत्र ही नहीं बल्कि बहुत सारे छोटे यंत्र भी होते हैं जो किसानों के लिए ज़रूरी होते हैं, उपयोगी होते हैं। हर आदमी ही जो है इतना बड़ा फार्मर नहीं है जो कि ट्रैक्टर भी रख ले या हर मशीन का इस्तेमाल कर ले। तो इसलिए छोटे किसान को भी तवज्जो दी जाए कि उनका जैसा केसीसी है, लोन है, आज किसान ट्रैक्टर लेता है वही 12-13% या 10% का ब्याज उससे किसान से पड़ता है भी नहीं, उसने अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है। जैसे हमारे जितने भी स्प्रे पंप होते हैं, चाहे वो मैनुअल स्प्रे पंप हो, चाहे बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे पंप हो या ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप हो, उन सब पे ही हमारी सरकार सब्सिडी दे रही है, जिसमें 50% अनुदान पर वो सारे यंत्र किसानों को उपलब्ध है। हर साल इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है किसानों को और उसके हिसाब से लकी ड्रॉ के हिसाब से किसानों को मिलते हैं। वो इसमें हैंड व्हील हो आता है कि जो बहुत पुराना यंत्र है, तो वो कारगर सिद्ध हो सकता है इस उसमें छोटे यंत्रों में, जिसको कि अपने जो लेडीज़ बहनें हैं वो भी चला सकती है, बच्चा भी चला सकता है। वो अपना एक खरपतवार नाशक के रूप में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। किसान हमारी, सरकार हमारी खूब सहायता कर रही है, लेकिन किसान को पर कैसे करता है वो? कुछ किसान हैं मेहनत करके अच्छी पैदा लेते हैं, कुछ किसान हैं वो मेहनत नहीं करेंगे तो पैदा कैसे होगी? हमें अभी भी पता चला है कि ये डॉक्टर साहब ने बताया कृषि में इतने मतलब कार्ड वगैरह, हमें अभी पता चला है इस बारे में। ये जो स्कीम बताई हुई है इनके बारे में हमें अभी इनका उपयोग हम उठाएंगे। सरकार से हमको
अच्छी स्कीम चाहिए, जैसे मधुमक्खी की ट्रेनिंग हुई उसमें बढ़ावा देना चाहिए, सिलाई में बढ़ावा देना चाहिए, जैसे डेयरी हुई, वर्मी कंपोस्ट खाद हुए, उसमें सब कुछ में बढ़ावा चाहिए महिलाओं के लिए। तो हमारे साथ मौजूद महिला किसानों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है महिला उद्यमिता को लेकर। इस बातचीत को भी चौपाल चर्चा में हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए देखते हैं एक और रिपोर्ट। अनुसंधान विकास प्रौद्योगिकी का व्यावहारिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से क्षमता निर्माण कर प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन की सफलता के लिए बीज, जल, कीट, पोषक तत्व प्रबंधन पर बल दिया जा रहा है। कृषि पद्धतियों, ऋण, बीमा, बाजार और सूचना के माध्यम से आजीविका विकास का काम किया जा रहा है। उद्यमिता विकास और मूल्य संवर्धन तकनीकी का प्रशिक्षण किसानों को दिया जा रहा है। सरकारी संस्थानों में किसानों को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मिशन में कृषि सह व्यवसायों से भी किसानों को अवगत कराया जा रहा है। बंजर भूमि जोखिम प्रबंधन जानकारी और जैव प्रौद्योगिकी उपयोग को मिशन के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है। किसान आय को बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन और जैव उत्पाद इकाई स्थापना पर बल दिया जा रहा है। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हमारे किसान साथियों ने यहाँ पर केसीसी और महिला किसानों की उद्यमिता को लेकर सवाल किए थे और अपनी बात बताई थी, उस बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। महकमे के साथ साथ जी महिलाएं जो ना अपने पशुपालन जैसे डेयरी का कार्य बहुत बढ़िया अच्छी तरह से कर सकती हैं जी। इनसे जो ना महिलाएं की भी और पारिवारिक और परिवार की जो ना आमदनी दोगुनी हो सकती है। कृषि के साथ साथ अपनी जो ना पशुपालन विभाग हमारे और जो ना पशुओं के गाय भैंस के लिए भी लोन देती है सरकार। उनसे लोन लेकर अपने जो ना 1-2 पशु का जो ना कार्य शुरू करो, उसके बाद जो ना इनकम बढ़ेगी और साथ साथ एग्रीकल्चर का काम भी, खेती बाड़ी का काम भी उसके साथ साथ चले जाएगा। हम महिला उद्यमिता पर और युवा किसानों के लिए बहुत से प्रशिक्षण शिविर चलाते रहते हैं समय समय पर, जो कि सामान्य वर्ग से भी और अनुसूचित जाति के लिए भी विशेष तौर पे है। हमारे यहाँ डेयरी पालन पे और मधुमक्खी पालन, कीटनाशकों का छिड़काव कैसे करें, कितना करें, कब करें, उसकी मशीनें, इन सब पे, और सब्जी और फल प्रोसेसिंग के ऊपर विभिन्न तरह के सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इससे संबंधित समय समय पर महिलाओं के लिए इस केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। क्योंकि बड़े लेवल पे डेयरी फार्मिंग प्रोजेक्ट करना, उसमें मैन पावर का इशू रहता है, लेकिन जो आज के जिनमें मशीनें चल रही हैं, दूध निकालने वाली मशीनें जो हैं, उनका अच्छे से उपयोग करके और एक अच्छा लाभ कमाया जा सकता है डेयरी फार्मिंग के थ्रू। अगर आप 50, 60 या 40 भैंसों से अगर काम स्टार्ट करते हैं तो उससे बहुत बेनिफिशियल है। जैसा कि आपको पता है कि भाई पशुधन पे बात चल रही है, भाई पशुधन आपके पास है, पशुधन से आप दोनों तरीके से दूध, घी बेच के भी आप अपना काम चला रहे हो। दूसरा, इसके साथ साथ आप वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा सकते हो। वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए आपको जो इनिशियल कॉस्ट है वो 0 पे आ जाएगी, जो 0 कॉस्ट से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि आपके पास पशुधन है और उसी का गोबर आपका वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए काम आ जाएगा। उससे आपकी जितनी ज़्यादा उपजाऊ शक्ति, जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है, जितनी ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट से होती है, किसी चीज़ से नहीं हो रही है आज के दिन। आप उसको 3 साल तक कंटिन्यू यूज करो, उसके बाद आपको रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान को मदद क्या मिल रही है? जब एक जो हमारी फसल को खरीदता है उसको 50 लाख KCC और हमारा 12 साल पहले का 3 लाख KCC है। मेरा ये पॉइंट है KCC के लिए।
केसीसी सिर्फ एक किसान को मिलता है और वो बैंक की लिमिट है। अगर पर एकड़ आपको 70,000 रुपये, 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए के आसपास मिलता है। और वो जो केसीसी की जहाँ तक हम बात करते हैं, केसीसी का मतलब ये है कि आप उसके जो खेती बाड़ी का काम है उसमें आप उस पैसे को यूटिलाइज करें, न कि उस पैसे को किसी और स्कीम में यूटिलाइज करें। जब भी कोई कृषि विकास अधिकारी या कोई भी कृषि विभाग अधिकारी आपके पास आता है यहाँ पे आपके सैंपल लेने के लिए मिट्टी के, तो उनको पूरी जानकारी दीजिए कि पिछले 3 वर्षों में आपने कौन कौन सी फसल बोई थी रबी में और खरीफ में, ताकि आपके उसी हिसाब से वो आपको बता सकें कि आपकी कौन सी फसल ज़्यादा थी, इसलिए किन कारणों से कौन से न्यूट्रिएंट की कमी आपके खेत में हुई है और आगे आप इसमें क्या लगाना चाहते हैं, ताकि आपको अगर डाक द्वारा आपकी रिपोर्ट भेजी जाती है तो आपको उसमें लिख के बताया जाए कि आप इस फसल के लिए इस चीज़ को आप ज़्यादा खाद के ऊपर ध्यान दीजिए। और इसी के साथ हरियाणा के रेवाड़ी जिले के झाबुआ गांव से ये था हमारा आज का चौपाल चर्चा कार्यक्रम, जिसमें हमने खास तौर पर तमाम उन योजनाओं के बारे में विस्तार से बातचीत की जो किसानों की आमदनी को दुगना करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत ही अहम है। इसके बारे में जहां किसानों ने बताया कि कुछ योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है और जिन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है उसके बारे में बहुत ही विस्तार से पूरी जानकारी विशेषज्ञ मेहमानों ने यहाँ पर किसानों को दी है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इन जानकारियों का लाभ आगे से ये तमाम किसान जरूर उठाएंगे। आप सभी विशेषज्ञ मेहमानों और किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ चौपाल चर्चा में आज बस इतना ही। चौपाल चर्चा की अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात देश के किसी और गांव से। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।